हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में वंशागति का गुणसूत्रीय आधार में गुणसूत्र पढ़ रहे थे टॉपिक। आज उसको आगे बढ़ाते हुए गुणसूत्र के प्रकार। तो गुणसूत्र के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। तो पहला है कायिक और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। कायिक को हम ऑटोसोम्स भी बोल देते हैं, ऑटोसोम्स। कायिक का मतलब होता है काया, इसको बोल देते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम्स। तो पहले पे चलते हैं। तो कायिक वे गुणसूत्र जो लिंग लक्षणों को छोड़कर जीन के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। कायिक गुणसूत्र नर व मादा में दोनों में समान रूप से होते हैं। इन्हें अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। कैसे? जैसे समजात कितने होते हैं नर व मादा में? 22 जोड़ी होते हैं ना, 22 जोड़ी समजात होते हैं। समजात मतलब एक जैसे नर व मादा में। लेकिन 23वां जोड़ा कैसा होता है? 23वां जोड़ा 22 तो एक जैसे होते हैं। 23वां स्त्रियों में ये हो गया नर मादा में, और 22 + XY। तो ये 23वां जोड़ा जो है ये विषम है खाली। तो इनको क्या कह देंगे हम? देखो इसमें बोला भी गया है ना, नर व मादा दोनों में समान होते हैं। तो ये तो एक जैसे होते हैं, लेकिन ये 23वां जोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। दूसरा है लिंग गुणसूत्र। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हें हेटेरोसोम भी कहते हैं, क्योंकि लिंग गुणसूत्र नर व मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। ये प्राय X एवं Y गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण नहीं गुणसूत्रों द्वारा होता है। नर में X व Y गुणसूत्र दोनों, जबकि मादा में XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कैसे? हमने अभी बताया था कायिक ये दोनों एक जैसे थे, ऑटोसोम्स थे मतलब समजात थे। ठीक है, 22 कैसे थे? समजात। तो ये वाले तो कहलाए थे ऑटोसोम, दोनों में एक जैसी हैं या समजात है। लेकिन यहाँ देखो मादा में देख रहे हैं, इसमें XX, यहाँ पे देखिए मादा में XX प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर में XY। तो ये दोनों भिन्न हो गए ना, इनको बोलते हैं हम विषमजात गुणसूत्र। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों द्वारा मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो शायद समझ गए होंगे। गुणसूत्र के कार्य, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन्स। चलिए देखते हैं, गुणसूत्र की संरचना बनाते हैं पहले। ये है मान लीजिए गुणसूत्र, ऐसी संरचना होती है गुणसूत्र की। इन पे लगे हुए होते हैं जीन्स, बहुत सारे जीन्स इन पे लगे हुए होते हैं। ये जीन्स हैं। अब ये जीन्स जो होते हैं आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, मतलब जो माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में इन जीन्स के कारण आते हैं। ठीक है, ये जीन्स पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो पहुंचाने का काम करते हैं उनको बोलते हैं वाहक। ठीक है, वाहन जैसे बोलते हैं ना वाहन, ऐसे इनको बोलते हैं वाहक। ठीक है, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं। अब प्रतिलिपिकरण से कैसे? इसकी कॉपी होगी एक तरीके से। प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है कॉपी होगी इसकी। तो इससे क्या बन जाएंगे? 2 गुणसूत्र बन जाएंगे।
ठीक है, जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं, मतलब उनकी संतानों में पहुंचते हैं। जैसे हम में कितने हैं, 23 जोड़ी है ना, 46, तो हमारी संतानों में भी कितने पहुंचेंगे, 46 गुणसूत्र पहुंचते हैं। तो इनकी कॉपी होती है, जब भी तो 46 होंगे, नए 46 जब भी तो बनेंगे भाई। इनके डीएनए में विभिन्न क्रियाएं हेतु विशेष कूट के रूप में संदेश निहित होते हैं। मान लीजिए कोई सीडी रखी है, अब सीडी में क्या होगा, सीडी में कोई फिल्म होगी, तब जब उसको चलाएंगे डीवीडी पर तो क्या होगा कि वही फिल्म तो चलेगी, है ना, दूसरी थोड़ी चलेगी। तो इसका मतलब है इनमें वही एक प्रकार से संदेश निहित होते हैं, और जब ये संतानों में पहुंचते हैं तो वो इन्हीं के अनुरूप कार्य करते हैं। आगे चलते हैं, वंशागति का गुणसूत्रीयवाद, इसको समझते हैं। इसमें देखो मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे, मटर पर। ठीक है, मेंडल ने मटर पर प्रयोग कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने क्या देखा कि जीव कोशिकाओं की संरचना, केंद्रक और गुणसूत्रों का ज्ञान उस समय क्या था, बहुत कम था भाई। इन बातों में कोई जानता ही नहीं था कि गुणसूत्र क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं। तो नागेली नामक वैज्ञानिक थे एक, नागेली, तो उन्होंने सन 1882 में कोशिका में केंद्रक जो है उसमें धागेनुमा संरचनाओं को देखा, है ना, धागेनुमा संरचना, ये केंद्रक है, इसमें ऐसी संरचनाओं को देखा, धागेनुमा संरचनाएं। तो रूसो ने सन 1872 में रूसो ने, तो उन्होंने क्या देखा कि इनकी उपस्थिति की पुष्टि की, तथा उन्होंने बताया कि हाँ भाई होते हैं। तथा बालबियानी वैज्ञानिक ने, एक बालबियानी वैज्ञानिक थे, बालबियानी, उन्होंने सन 1876 में दीर्घ गुणसूत्रों की खोज की। कौन से थे, दीर्घ गुणसूत्रों की खोज की। तो जब मैं बोल रहा हूँ उसको ही लिखना है तुम्हें, ऐसा नहीं जो लिख रहा हूँ उसको लिखना है, जो बोल रहा हूँ। तो इतने में खोज की। वाल्डेयर ने सन इनको जो नाम दिया था, वाल्डेयर ने सन 1888 में इनको नाम दिया था, 1888, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने। तो उन्होंने गहरे रंग की सूत्रवत इकाइयों को गुणसूत्र नाम दिया था। तो अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि गुणसूत्र की फिर माप देखी गई, आकृति, रचना, अनेक प्रकार, फिर तो उसकी खोज पे खोज होती चली गई। ठीक है, तो अब देखो गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं तो उन्हें डिप्लॉइड कहेंगे, जैसे 2x तो डिप्लॉइड हो गए, और जोड़ियों में नहीं होंगे तो इन्हें हैप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, तो जोड़ियों में जैसे हम में लिंग गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, तो देखेंगे 22 जोड़ी एक जैसे होते हैं दोनों में, नर में भी है मादा में भी। और मादा में ये क्या होता है, एक विषमजात होता है और एक इसमें विषमजात होता है। ठीक है, 23 में जोड़ा विषमजात होता है। ठीक है, फिर इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें तो कहेंगे समजात हम। अब ये भी जो बताया था, इनको कहेंगे हम समजात और इसको कहेंगे हम विषमजात, 23वें जोड़े को। ठीक है, इसके बाद इनका क्या होता है, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो पिताजी के तो शुक्राणु से और माता के अंडाणु से हमें मिलते हैं। ठीक है, पिताजी के शुक्राणु से और माता जी के अंडाणु से हमें गुणसूत्र प्राप्त हो जाते हैं, और मिलकर जो गैमिट्स बना लेते हैं, मतलब युग्मक बना लेते हैं। ठीक है, तो सट्टन और बोवेरी थे सन 1902 में, उन्होंने पता लगाया कि युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। युग्मकों के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। तो युग्मक जनन में क्या होता है, समजात गुणसूत्रों में युग्मकों में जो है पृथक्करण
एवं नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया होती है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, निषेचन कहेंगे। ये नर मादा है, निषेचन कहेंगे। और इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का फिर से जोड़ियों में मिलना, तो फिर से गुणसूत्र डिप्लॉइड हो जाते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड आते हैं इधर से, एक माता से एक पिता से, और ये दोबारा से निषेचन के पश्चात डिप्लॉइड हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है। तो मेंडल ने भी ये बताया, मेंडल के द्वारा बताए गए एकल अनुवांशिक कारकों की तरह ही होता है। उन को पता नहीं था, पहले इतना विकास नहीं हो पाया था। तो इन समानताओं के कारण वैज्ञानिकों ने ये धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारकों का जो कार्य करते हैं। तो उन्होंने गुणसूत्रों को कारक बोला था, समझ में आया, उन्होंने गुणसूत्रों को कारक बोला था। तो ऐसा माना जाता है कि कारक उन्होंने जिनको बताया था वही गुणसूत्र है। इस आधार पर इसको सट्टन और बोवेरी ने सन 1902 में वंशागति के गुणसूत्रीय मत का प्रतिपादन किया। अब चलते हैं हम क्विज के प्रश्न की ओर। कल प्रश्न पूछा था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसने किया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 में। ठीक है। आज अभी ये पढ़ा है हमने, जेनेटिक यूनिट क्या होती है, जीन होती है। अगला प्रश्न है कि स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है, इसका तुमको पता लगाना है आज। और स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको भी तुम्हें पता लगाना है।